Yes, my dear students, very welcome to all of you in your biome academic and spiritual science classes. डियर स्टूडेंट्स, बड़े दिनों की प्रतीक्षा के पश्चात आज हम लोगों को सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करें और इस लेसन की शुरुआत करें। तो बेटा वो दिन आज आ गया, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जानने से पहले सबसे पहली चीज़ तो ये जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन कंपेरिजन टू अदर लिविंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ओके, इस संसार, इस जीव जगत के संसार में जो हर जीवों में जो प्रजनन होता है, उन जीवों में प्रजनन से मानव जीवन में होने वाले प्रजनन किन विशेषताओं से युक्त है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये जो है पजेस करती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को देखना है। इसके बाद इस मानव के रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, जैसे हम लोगों ने अभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में 3 स्टेप देखे, इवेंट्स में 3 देखा, ठीक है। यानी कौन सा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसी के कंपेरिजन में अगर इसको भी देखते चलेंगे तो हमारा पीछे का भी और इधर का भी दोनों तैयार होता रहेगा, और मैं आपको स्थान स्थान पर कंपेरिजन करा करके रिवीजन कराता रहूंगा। थैंक यू। यस माय डियर स्टूडेंट, नाउ बी ओके एंड बी रेडी टू लिसन मी टू फॉर दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसा कि हम लोगों ने लेसन फर्स्ट में ही रिप्रोडक्शन को क्या देखा था कि क्या देखा था, नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ लाइफ। ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन होता है, जो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है, वो भी नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। आप कहेंगे क्यों, याद होना चाहिए आपको। जिनको याद होगा वो क्यों नहीं पूछेंगे, जिनको नहीं याद होगा वो पूछेंगे सर क्यों। अरे बेटा, इसलिए कि आप पढ़ रहे थे, आप ये जान चुके हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाई एनर्जी कंज्यूम होती है। लगभग बॉडी की जितनी आप एनर्जी मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी 25% एनर्जी तो रिप्रोडक्शन में चला जाता है। और सेकेंड थिंग ये है कि किसी भी लिविंग्स के ह्यूमन को फ्रीली पूरी जीवन जीने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी भी नहीं है। बहुत जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन आप नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, अपने आप पूरा जीवन नहीं बिता पाएंगे, ये भी आवश्यक नहीं है। इसीलिए ये जो रिप्रोडक्शन है वो ह्यूमन के लिए स्पेसिफिक फीचर नहीं है, विशिष्ट लक्षण नहीं है, नॉन स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है। क्योंकि ये जो अनफर्टाइल कपल हैं और जो है वो ये भी क्या होते हैं, ये भी बिना रिप्रोडक्शन के पूरा जीवन जी लेते हैं, ग्लैमरस लाइफ डील करते हैं। दूसरी चीज है सेक्सुअल टाइप। यानी हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, ए सेक्सुअल, सेक्सुअल। तो बेटा ह्यूमन में जो है रिप्रोडक्शन वो सेक्सुअल टाइप का होता है, ठीक है। अगली चीज हमें देखना है कि ह्यूमन नेचर से यूनिसेक्सुअल होता है। अगर यही प्लांट होता तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि डायोसियस होता। लेकिन डायोसियस ये तो चूंकि मानव है ना, ये प्लांट तो है नहीं, चूंकि ये वर्ड प्लांट के लिए यूज होता है। तो ये जो ह्यूमन होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी होता है, अर्थात एक शरीर पर, मानव के एक शरीर पर एक ही ईसीएस यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स गोनेड प्रेजेंट होता है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव, जिस ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा वो मेल कहलाएगा, और जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा वो फीमेल कहलाएगी, ठीक है। इसलिए ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। विविपेरस, ओवरऑल हम जानते हैं कि इस संसार में जो जीव प्रजनन करते हैं तो उसके बाद उसका परिणाम देते हैं। परिणाम में या तो वो क्या करते हैं, जो ओवम, जो ओवा को, एग को लेज करते हैं, अंडे देते हैं, वो ओविपेरस कहलाते हैं, और जो बच्चों को जन्म देते हैं वो विविपेरस कहलाते हैं। तो बाय नेचर ह्यूमन क्या है, विविपेरस है, यानी बच्चों का जन्म देता है, और बच्चों का जन्म देता है। इसीलिए यहाँ पे जो पार्चुरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर बेबी, अंडे नहीं, तो जो जीव बच्चे पैदा करते हैं उनके बच्चों के जन्म देने की प्रक्रिया को पार्चुरेशन या हिंदी में प्रसव कहा जाता है। तो ये विविपेरस होता है। दूसरी चीज, इनकी सेक्सुअलिटी डाइमॉर्फिक होती है। डाइमॉर्फिक माने भिन्नता प्रकार। इसमें जो नर और मादा जननांग होते हैं वो दोनों क्वाइट एक दूसरे से काफी डिफरेंट, काफी भिन्नता दर्शाते हैं। डाइमॉर्फिक देखने में भी और आंतरिक
इंटरनली एक्सटर्नली दोनों। तो जो बाहर से दिखाई पड़ने में जो अंतर होता है उसको डाइमॉर्फिक कंडीशन बोलते हैं, यानी विविधता, भिन्न प्रकार की संरचना वाले होते हैं। इनमें जो गैमिट, मेल और फीमेल में जो गैमिटोजेंसिस की क्रिया होती है, गैमिटोजेंसिस की क्रिया भी दोनों में क्वाइट डिफरेंट होती है। ठीक है, मेल में जो गैमिटोजेंसिस होता है उसको हम स्पर्मेटोजेंसिस कहते हैं, और स्पर्मेटोजेंसिस से क्या होता है, ये मेल क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है, स्पर्म को, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। और यह प्रोसेस मेल में अप टू ओल्ड एज, वृद्धावस्था तक जारी रहती है। लेकिन जो फीमेल होती है, फीमेल में ओवम यानी गैमेटोजेंसिस की क्रिया को हम oogenesis कहते हैं। और यह फीमेल में, फीमेल जब अपने फीटस, अपने माँ के गर्भ में होती है, फीटस कंडीशन में होती है, तब से शुरू हो जाता है। और जब वो पबर्टी यानी किशोरावस्था में पहुंचती है, तब जाकर के उसकी oogenesis की क्रिया कंप्लीट होती है। यू कैन से यह लगभग 13 वर्ष तक का समय लेता है। यह लगभग 13 इयर्स का समय लेता है। इस मामले में ये डिफरेंट होती है। अगली कंडीशन आप क्या देखेंगे, प्रोडक्टिविटी। वही बात कही गई, नर और मादा ह्यूमन में, मेल एंड फीमेल ह्यूमन में जो प्रोडक्टिव होती है, मेल में प्रोडक्टिविटी अप टू ओल्ड एज बनी रह जाती है, जबकि फीमेल में प्रोडक्टिविटी मात्र 50 इयर्स तक ही बनी रह जाती है। प्रजनक क्षमता यानी ये संतानें केवल 50 साल तक उत्पन्न कर सकती हैं, और ये पूरी उम्र अगर इनके गोनेट्स इनको सपोर्ट करें तो ये लाइफ लॉन्ग जो है क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन का नेचर होता है, अर्थात मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन का, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो इंटरनल होती है, यानी बॉडी के अंदर ही होता है, बॉडी टेम्परेचर पर बॉडी के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है। तीसरी चीज है गेस्टेशन पीरियड, यानी जब गैमेट्स फर्टिलाइज होकर के ओवम में, उसमें वुम्ब में आ जाते हैं, गर्भाशय में, यूट्रस में आ जाते हैं, तो उस जाइगोट से फीटस यानी बेबी के फुल डेवलपमेंट तक की जो प्रोसेस होती है एम्ब्रियोजेंसिस की, उसमें 285 प्लस माइनस 5 डेज का समय लगता है। यानी इनका गेस्टेशन पीरियड ये होता है। जब डिफरेंट मैमल्स में ये गेस्टेशन पीरियड डिफरेंट होता है, लेकिन विशेष करके देखा गया काऊ में नियर अबाउट यही होता है, और बेफेलो में 310 डेज होता है, या लेकिन मेल में ये जो है 285 प्लस माइनस 5 डेज का होता है। आप जानिए, हम जानते हैं जैसा कि ह्यूमन जो है प्राइमेट्स है, प्राइमेट्स मीन्स ब्रेन वाला, ऐसे लिविंग्स जिसमें ब्रेन डेवलप होता है और जो जिसमें ब्रेन क्रेनियम बॉक्स में कवर्ड होता है, ऐसे लिविंग्स प्राइमेट्स कहलाते हैं। इसमें मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, एप्स, इंसेक्टा सब आते हैं। जद्यप 23 टाइप्स के जो है वो क्या होते हैं, प्राइमेट्स होते हैं, जिसमें से कुछ मेन के नाम हमने आपको अभी बताया। ठीक है, तो उसमें से मानव भी है। तो मानव में क्या होता है, जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स में क्या होते हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है कि मंथ टू मंथ 28 डेज के बाद क्या होता है, रिवीजन होता रहता है। उसमें क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल लिक्विड से क्या होते हैं, फ्लूइड्स जो है वो उसके अट्रस पार्ट से जो है डिस्चार्ज होते रहते हैं। इन केस अगर प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हुई तो, अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है तब यह बंद हो जाता है जब तक कि डिलीवरी न हो जाए, जब तक पार्चुरेशन न हो जाए। ठीक है, जबकि जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स में जो है एस्ट्रोस साइकिल होती है। एस्ट्रोस साइकिल में क्या होते हैं, इसमें कोई लिक्विड का सिक्रेशन नहीं होता है इनके क्या कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, बल्कि क्या होता है, ये हीट होते हैं, और हीट होकर के क्या करते हैं, ये आवाज़ अपने भाषा में अपने आवाज़ करते हैं, और आवाज़ करके क्या करते हैं, मेल को अट्रैक्ट करते हैं, और जिससे क्या होता है उसमें मेटिंग होती है, उसके बाद वो प्रेग्नेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पॉइंट हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, ये पॉइंट्स, इस पॉइंट्स के आधार पर ह्यूमन इस दुनिया के सभी जीवों से क्वाइट डिफरेंट है। क्या है, एम क्या होता है, दुनिया में सभी जीवों का एम जो क्या होता है, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स बाइसेक्सुअली और बाई एसेक्सुअली।
इस दुनिया का हर जीव लैंगिक या अलैंगिक जन्म के प्रकार से अपने संतान को उत्पन्न करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह संतानों के उत्पन्न करने के द्वारा अपने अपने अस्तित्व को इस धरती पर बनाए रखना चाहता है। अब जो यूनिसेलुलर्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, वो कभी मरते नहीं, वो डिवीजन के द्वारा ही या प्रजनन के द्वारा ही अपने अस्तित्व को धरती पर बनाए रख जाते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो टिश्यू लेवल के, ऑर्गन लेवल के या ऑर्गन सिस्टम लेवल के लिविंग्स होते हैं, वो सब जो प्रोडक्शन करते हैं, उनके प्रोडक्शन का मेन एम होता है संतान को उत्पन्न करना। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जबकि ह्यूमन में इनका एम ही चेंज होता है। इनका एम डिफरेंट टाइप के एक्सटर्नल फैक्टर से क्या होता है, इम्प्रेस्ड होता है, प्रभावित होता है। जैसे मोर ओवर आज की जो जनरेशन है, मोर ओवर आज का जो ह्यूमन है, वो प्लेजर के कारण फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। जबकि जो बाकी जो शेष बच गया तो वो या सोसाइटी के प्रेशर से फर्टिलाइजेशन में इंडल्ज होते हैं, या रिलीजन के इम्प्रेशन से या प्रेशर से वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में अपने को पार्टिसिपेट करते हैं या इंडल्ज होते हैं, या इथिकल इशू के कारण ये अपने को क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे अब आप इस प्रकार के एग्जाम्पल बहुत कुछ समझ चुके होंगे। बहुत सारे परिवार में होता है, अरे राम रे अभी और प्रजनन कीजिए, अभी तो 6 ही बच्ची पैदा हुई, 7वां बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए प्रजनन कीजिए। ये फैमिली प्रोसेस, सोसाइटी का प्रेशर है। अरे क्या कहने, फलनवा को तो अभी एक ही संतान नहीं हो, तो पूरा बांझ है, इसलिए उस बांझपन से मुक्ति के लिए उसको जो है रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। रिलीजन, अरे बाप रे, मेरे पास कोई संतान नहीं है, मुझे पिंड, मरने के बाद मुझे पिंड कौन देगा, मेरे कुल का उद्धार कैसे, मेरा उद्धार कैसे होगा, ये रिलीजियस इशू आ जाता है। इसकी वजह से संतान उत्पन्न करने के लिए उनकी संतानें बाध्य हो जाती हैं। इथिकल इशू नैतिक, अरे भाई समाज में है तो बच्चे वाले होने चाहिए जीवन। भाई अगर आपका बच्चे जाए, साधु सन्यासी क्यों नहीं हो जाते, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? ये देखिए, ये इथिकल नैतिक दबाव। तो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो उसके लिए प्लेजर का प्रेशर और प्रेशर ये सोसाइटी का, रिलीजन का, एथिकल का, ये सभी प्रेशर जो है काम करते हैं, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन करता है। आप ध्यान रखिएगा, रेयर केसेस में ही ह्यूमन होगा, या पुराने पाश्चात्य जिसको हम कहते हैं हमारा पाश्चात्य का त्रेता युग, द्वापर, ये सब, उसमें कभी क्या हो जाता था कि राजा महाराजा क्या होते थे या बड़े बड़े लोग क्या होते थे, जब जरूरत होती थी तो जाके संतानों की उत्पत्ति करते थे, नहीं तो संतान उत्पन्न में, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है भैया, अब तो प्लेजर की वजह से संतान उत्पन्न करो। प्लेजर में लोग बच्चों की लाइन लगा देते हैं, भले उनका पोषण न कर पाए। तो इस मामले में जो है ह्यूमन क्या होता है, क्वाइट डिफरेंट होता है। यानी इन द एम ऑफ reproduction, for the aim of reproduction, human is quite different from other livings. Okay, अब आइए, अब थोड़ा सा हम विषय में प्रवेश करें। ये जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है, इस रिप्रोडक्शन के कौन कौन से प्रोसेस हैं? तो बेटा ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं, उस इवेंट्स के बारे में अभी तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में 3 इवेंट्स देखे, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के 5 इवेंट्स होते हैं। इस इवेंट्स को अगर आप याद करना चाहें, यद्यपि जिसको आप लिखेंगे नहीं, केवल आपकी मेमोरी के लिए है, ये है GIFI, GIFI एंड GP। तो GIFI ये जो 6 वर्ड लेटर यहाँ यूज किए गए हैं, इनकी सहायता से हम थोड़ा सा इजिली सेक्वेंस वाइज हम 5 इवेंट्स को जो है याद कर सकते हैं। जिसमें से G रिफर्स टू गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल के अंदर क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होता है। इंसेमाइनेशन इज जस्ट इक्वल टू पॉलिनेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन जैसा ही ये इंसेमाइनेशन की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, मेल में जो स्पर्म बना, जो सीमन बना, उस सीमन को फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ड्रॉप कर देना, ये इंसेमाइनेशन या वीर्यसेचन कहलाता है। तीसरा, वीर्यसेचन के पश्चात क्या होगा, यह मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा और जो है एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पर क्या होगा, दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तीसरा इवेंट्स।
चौथा इवेंट्स क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप करके मोरुला, मोरुला, गैस्टुला, ब्लास्टुला। तो क्या होता है ये ब्लास्टुला और गैस्टुला, तो मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, एमबीजी, मोरुला। स्टेप क्या है जाइगोट का, जाइगोट डेवलप करके कहा जाएगा मोरुला में, फिर ब्लास्टुला में, फिर गैस्टुला में। तो जब यह जाइगोट डेवलप करके ब्लास्टुला अवस्था में पहुंचता है तो ब्लास्टुला अवस्था में आते आते क्या होता है, ये जाइगोट, यह ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, वो यूट्रस के इंडोमेट्रियम से अटैच होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं, अंतररोपण कहते हैं। ठीक, अब चौथी घटना क्या हो गई, ये 4 घटनाएं हो गई। 5वीं घटना गेस्टेशन। अब वह जो एम्ब्रियो है, वो जो ब्लास्टोसिस्ट है, वो उसी अट्रस से अटैच होकर के क्या करेगा, उसमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बाद फिर वहीं पर जा करके 285 ± 5 डेज के अंदर क्या करेगा, वो टोटली डेवलप कर जाएगा बेबी में। जब तक वो कंप्लीटली डेवलप नहीं है, एम्ब्रियो मास कंडीशन एम्ब्रियो है, जब उसमें ऑर्गन्स जनरेट करने लगे उसको ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस के द्वारा उसमें ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा। इसके बाद वह कंप्लीट बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब कंप्लीट बेबी में यह पूरी कंडीशन ऑर्गन से लेकर के बेबी तक बनने तक अवस्था उसकी फीटस कंडीशन कहलाती है, फीटल कंडीशन। और फीटस जब फुल्ली बेबी में डेवलप हो जाता है तो क्या हो जाता है, तब इसके बाद आती है, तो उतना अवधि जितना टाइम इसमें लगा वो गेस्टेशन काल या गर्भकाल कहलाता है। इसके बाद पार्चुरेशन होता है, प्रसव। ध्यान रखिएगा, किसी मदर के द्वारा बेबी के फॉर्म में बच्चे को जन्म देना, टू गिव बर्थ टू चाइल्ड बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। ठीक है, या उसको अगर डिलीवरी वर्ड यूज करते हैं तो डिलीवरी ऑफ बेबी शब्द को प्रयोग कीजिए, तब तो ठीक है। अदरवाइज ये कोई फ्लिपकार्ट या अमेजन का कोई कार्ड नहीं है कि आप डिलीवरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पार्चुरेशन, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। अब ये 5 अवस्थाएं कौन क्या क्या हैं, कैसे कैसे होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अब अगले पॉइंट पर, इसी वीडियो के नेक्स्ट पेज पर हम लोग क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फुल्ली डिटेल करने के पश्चात फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये पहली इवेंट्स गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, फिर उसको जानने के बाद इम्प्लांटेशन देखेंगे, फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फिर इसके बाद इम्प्लांटेशन, ये क्या देखेंगे, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन देखेंगे, इम्प्लांटेशन के बाद फिर गेस्टेशन देखेंगे, गेस्टेशन के बाद फिर पार्चुरेशन देखेंगे। और साथ ही साथ ये देखेंगे जो सारी प्रोसेस हो रही हैं इसमें हमारे बॉडी में बनने वाले हार्मोन्स किस प्रकार से इन सारे प्रोसेस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस पेज पर इतना ही। नेक्स्ट पेज के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज के लिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के फर्स्ट वीडियो के सेकंड पेज पर जो हम लोग बात करने वाले थे वो ये है कि इस पेज पर हम लोग जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है बेटा, इसका लोकेशन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये क्या होता है, पेल्विस रीजन, श्रोणि भाग में होता है। अब आप कहेंगे श्रोणि भाग क्या है, मान लीजिए ये बॉडी है, बॉडी में ये नोवल के नीचे और दोनों थाई के बीच में यहाँ से ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन आप देख रहे हैं यही जो है पेल्विस रीजन कहलाता है बॉडी का। ठीक है, तो इस पेल्विस रीजन में जो है ये आपका ये जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पेल्विस रीजन में ही क्या होते हैं, फिक्स होते हैं या लोकेटेड होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अगर हम पार्ट देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी 2 पार्ट होता है। जैसा कि इसके पहले भी हम लोग देख ले, फर्स्ट पेज पर हम लोगों ने देखा कि जो रिप्रोडक्शन होता है मेल में गोनेट के आधार पर, ह्यूमन में गोनेट के आधार पर मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत ही एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया ना कि इसमें जो है वो सेक्सुअलिटी डाइमॉर्फिज्म की कंडीशन पाई जाती है। तो यहाँ पे जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो पार्ट होते हैं। अगर आप इनके बारे में जानने से पहले, इस फिगर को स्टडी करने से पहले जरा आप देख लीजिए कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या होता है। पहले आप देखिए, पूरा डिटेल नहीं देखेंगे। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मुख्य रूप से एक टेस्टिस होता है, ठीक है। और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में ये एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये बाह्य जननांग, ये स्थित होते हैं। बेटा ध्यान रखना, मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गोनेट के नाम पर केवल दो ही पार्ट हम बाहर देखते हैं, यानी दो स्क्रोटम, ठीक है, और एक ये पेनिस वाला पोर्शन। यही दो पोर्शन क्या होते हैं, एक्सटर्नली होते हैं। बाकी मोर ओवर इसका पार्ट जो है वो बॉडी एब्डोमिनल होता है, बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। ये दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ना तो सब है, तो हम लोग पढ़ेंगे भी। तो ये जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये बॉडी से बाहर एक प्रकार के क्या होता है, पाउच में, एक प्रकार के थैले में कवर्ड होता है। इसको हम स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर ही ये टेस्टिस होता है, ठीक है। क्यों होता है इसके बारे में हम जब वहाँ डिटेल देखेंगे तब देखेंगे। पहले जरा पहले फिगर को स्टडी कर लें। तो ये आपका जो है स्क्रोटम हुआ, ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम संख्या में दो होते हैं, दोनों स्क्रोटम में दो टेस्टिस होते हैं, दो वृषण होते हैं। तो ये वृषण है। यहाँ वृषण का जो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट दिया गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर की चीज़ों को भी हम लोग देख सकें। और यहाँ पर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिया गया है। तो ये इसके ऊपर आप देख रहे हैं कैप के आकार की कुछ इस प्रकार की संरचना लगी हुई है। ये क्या है, ये एपिडेर्मिस या अधिवृषण कहलाती है। ये आपकी टेस्टिस है, संख्या में एक है तो टेस्टिस कहलाएगी, संख्या में एक से अधिक है, दो है तो टेस्टीज कहलाती है, TES, ठीक है। तो ये हो गया। इसके आगे देखिए, यहाँ पर ये टेस्टिस है और ये जो है एपिडेर्मिस है, अधिवृषण जिसको कहते हैं, ये जो स्वोलन पॉट है। इसके बाद ये एपिडेर्मिस या अधिवृषण एक पतली नलिका में खुलती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं आप वास डिफरेंस। ये संख्या में दो होती है, वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस क्या हो करता है, ये दोनों, इस टेस्टिस से निकलने वाला वास डिफरेंस और इस टेस्टिस से निकलने वाला वास डिफरेंस, ये दोनों क्या करते हैं, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से ये जो यूरेटर निकले होते हैं, जिनका संबंध आगे किडनी से होता है, तो ये आगे जाकर के क्या होता है कि ये वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से निकल के तब बाहर आते हैं, यानी इस प्रकार से निकलेंगे, यहाँ से होकर के तब इधर से बाहर निकलते हैं। ऐसा अरेंजमेंट क्यों है, बाहरी विधाता धन तेरी व्यवस्था। तो क्या होता है, ये इसलिए होता है ताकि ये नीचे आकर के कहीं उलझ न जाए, इसलिए यहाँ से इनको एक सपोर्ट, हैंगिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये यूरेटर के ऊपर से होकर के तब नीचे डिसेंड करते हैं, यहाँ से भी डिसेंड किए। अब आगे जाकर के इनका जो एंड पोर्शन होता है थोड़ा सा स्वॉलन हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है। अब फूलने के बाद क्या होता है, ये जा करके किससे मिलते हैं, ये यूरेथ्रा से कनेक्टेड होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब बाहर के लिए खुलती है, ये उसमें जाकर के ये क्या होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं। लेकिन कनेक्ट होने से पहले ये एक चैम्बर, ये वेसिकल बनाते हैं, या इसमें एक वेसिकल, और ये इनका संबंध इस वेसिकल से होता है। इसे सेमाइनल वेसिकल या शुक्राशय कहते हैं। संख्या में दो होगा, इधर के लिए एक, इधर के लिए एक। तो ये सेमाइनल वेसिकल है। ये दोनों सेमाइनल वेसिकल क्या करते हैं, ये इसी डक्ट में खुलते हैं, जो क्या है, जो वास डिफरेंस है, और इजेकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बाद में ये आकर के जाकर के यूरेथ्रा में खुलते हैं। और ध्यान रखना बेटा, यही जंक्शन पॉइंट पर इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये मेरी जो मुंह में ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये जो है यूरेथ्रा है, यानी मूत्र मार्ग, ये वाले जो देख रहे हैं, ये इसको जाकर के इस प्रकार से कवर किए रहती है। तो यहाँ पे दो पार्ट में दिखाई जा रहा है, लेकिन दो पार्ट में नहीं है। ये क्या है कि ये सुविधा के लिए ये ऐसे जाके इसको कवर कर दी, आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इधर, बीच वाला ये यूरेथ्रा का पोर्शन दिखा रहा है। तो ये मान लीजिए कवर वाला यूरेथ्रा है, तो ये दोनों भाग ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड आगे जाकर के फिर क्या होती है, यूरेथ्रा में ओपन होती है। और यूरेथ्रा में ओपन होने के बाद यहाँ पे दो प्रकार के मटर के दानों के बराबर क्या है, दो प्रकार के क्या है, यहाँ पर ये
और भी ग्लैंड हैं, डक्टलेस ग्लैंड हैं बाबू, लेकिन ये क्या है, डक्टलेस होने के बावजूद भी ये एंडोक्राइन नहीं है। तो क्या है, ये दो ग्लैंड्स आकर के इससे यूरेथ्रा से अटैच होती हैं। इनको हम जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कंदमूत्र पथ ग्रंथि कहते हैं, कंदमूत्र पथ ग्रंथि, ठीक है, ये वाला पोर्शन है। अब ये आगे जाके क्या करता है, ये आगे जाके यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है और इस प्रकार से यूरेथ्रा से जो है, अगर इसमें जो यूरिन है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, बाहर सिक्रेट होता रहता है और इससे निकलने वाला सीमन भी क्या होता है, यहाँ से आने वाला स्पर्म यहाँ से सेमाइनल वेसिकल से फ्यूज करेगा, तब वो सीमन बन जाएगा, फिर ये सीमन भी इससे बाहर निकलता रहता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक ही साथ कुछ ऐसा एडजस्टमेंट होता है मेल में कि एक ही साथ यूरिन और सीमन दोनों इस यूरेथ्रल वॉल पाथ से जो है वो यूरेथ्रा से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर मोर ओवर एक हल के रूप में देख लिया। अब यहाँ देखिए जो मेन स्ट्रक्चर यहाँ का जो पेनिस का है, पेनिस क्या होता है, मान लीजिए ये आपका पेनिस है, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन, स्किन की मेम्ब्रेन होती है जो ब्लैक कलर की दिख रही है, ये जो है प्रीफ्यूज या फोरस्किन या अग्रच्छद कहलाती है। इसके अंदर का जो फूला हुआ मांसल भाग दिखता है लाइट पिंक कलर में, ये आपका ग्लांस पेनिस या शिश्न मुंड कहलाता है। और अंदर का ये जो पोर्शन, ये अंदर नहीं बाहर का ये पोर्शन जो बाहर सेप्ट के रूप में यानी सॉफ्ट के रूप में निकला होता है, वो क्या होता है, ये आपका जो है यही मुख्य जो है पेनिस का पार्ट होता है। इसका फ्रंट पोर्शन ये है। यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे दो लोब देख रहे हैं ना, यही क्या है, इरेक्टाइल मसल है। इसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज क्या होते हैं, ये इनका नेटवर्क होता है, जिसमें ब्लड फिलिंग की वजह से रक्त के भराव के कारण क्या होता है, इसमें क्या होती है, टेंशनाइज हो जाता है या उसमें जो है इरेक्शन जनरेट यानी उत्तेजना इसमें आती है और क्या होता है, ये स्टैंड कर जाता है। तो ये इसकी कंडीशन है। और ध्यान रखिएगा इसमें ये जो ग्लांस पोर्शन होता है, ग्लांस पोर्शन में ये जो नर्वस टिश्यू होता है उसका नेटवर्क होता है, जिससे क्या होता है, इसमें सेंसिटिविटी को जनरेट करता है, ठीक है। तो ये पोर्शन यहाँ तक हम लोगों ने देखा। देखने के बाद अब आइए जरा थोड़ा सा ये जो हमारी एनसीईआरटी में जो इनके बारे में लिखा गया है जरा उसको हम देख लें। मैंने पहले से कहा बेटा हम एनसीईआरटी को मेन फोकस कर रहे हैं, एनसीईआरटी में जो है उस पॉइंट को हम छोड़ेंगे नहीं, और जो बाहर की चीज़ है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, जो एसेसरी पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इसके बाद अब आइए देखते हैं ये जितना पार्ट है, ये जितना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपने देखा, ये पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और यह रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है दो भागों में डिवाइड है, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होगा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में वो पोर्शन आएगा जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और वो होता है टेस्टिस, ठीक है। तो आइए जरा पहले टेस्टिस के बारे में देख लें। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो मेन पार्ट होता है वो टेस्टिस होता है, संख्या में 2 होता है, और एक को हम टेस्टिस बोलते हैं, स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक को टेस्टिस बोलेंगे और 2 को टेस्टीज बोलते हैं, ठीक है। ये स्क्रोटम में क्या होता है, स्थिर होता है। यहाँ लिख रहे हैं कि 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लो, यानी इसका मतलब क्या है, इसका आधार क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, ये स्क्रोटम नेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई एक ऐसी व्यवस्था होती है जो क्या करता है, टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम ही रखता है। क्यों, इसलिए कि बॉडी टेम्परेचर पर इस टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसलिए नेचर ने ऐसी व्यवस्था दी है कि ये क्या होता है, ये इस प्रकार के ट्यूब में अटैच होता है और यहाँ से क्या होता है, बॉडी से नीचे ये जो है हैंग करता रहता है, जिससे बॉडी के टच में नहीं रहता है, एनवायरनमेंट के टच में रहता है। और एनवायरनमेंट के टच में रहने की वजह से क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर हमेशा 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम ही रहता है, जिसकी वजह से इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोबेबिलिटी, संभावना बनी रह जाती है। अब आइए इसका एप्लीकेशन देखें सोसाइटी में क्या होता है। जनरली वो लोग आप लोगों ने देखा होगा, पहलवान अक्सर लंगोट बांधते हैं, या आज के जो जनरेशन है वो टाइट
जो है क्या करते हैं, वो टाइट अंडरवियर को पहनते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उनका टेस्टिस उनकी बॉडी के टच में हमेशा रहता है। जब बॉडी के टच में रहेगा तो हमेशा ऐसे बॉयज जब वो प्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचेंगे, यानी प्रजनक अवस्था में पहुंचेंगे, तो क्या होगा, उनके सामने एक सबसे बड़ा इशू खड़ा होता है। आजकल जनरली ये देखा जाता है मेडिकल में कि ऐसे लोग इनफर्टाइल इशू में आ जाते हैं, इनफर्टिलिटी के इशू में आ जाते हैं, और वो नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं। समझ नहीं आता, घर परिवार में होता है बच्चे पैदा करो बच्चे पैदा करो, लेकिन बच्चे कहाँ से पैदा करें, उनमें तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं रहा है, स्पर्म काउंटडाउन है, स्पर्म का जो है, जो क्या कहते हैं, उसकी जो नंबर है वो जो है अपने लेवल से बहुत डाउन है, तो कहाँ से वो संतान उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए ऐसे लोग अक्सर इनफर्टिलिटी के जो है शिकार हो जाते हैं। लेकिन इसका सिंपल सा इलाज क्या है, ढीली चड्डी पहनिए, या इसको ऐसी व्यवस्था दीजिए ताकि ये बॉडी के टच में न रहे, ठीक है। और एनवायरनमेंट का इफेक्ट देखिए, एनवायरनमेंट में जब अक्सर कभी हॉट सीजन होता है, जब गर्मी की मौसम होती है, तो क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर ओवरऑल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये मोर ओवर नीचे की तरफ हैंग कर जाता है, ठीक है, जिससे बॉडी से इसका संपर्क छूटा रहे और इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहे, जिससे उस इंडिविजुअल में प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे, उस व्यक्ति में प्रजनन क्षमता बरकरार बनी रहे। और ठंडी के मौसम में क्या होता है, जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डाउन होता है, तो कहीं इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा डाउन ना हो जाए, ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा और ऐसा व्यक्ति जो है संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या सिस्टम होता है, ये जो स्क्रोटम है वो सिंक्रोनाइज होकर के बॉडी के टच में आ जाता है, और बॉडी के टच में आने से वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होना चाहिए, और इसमें क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बनी रह जाती है। तो ये एक छोटे से लाइन के पीछे इतना बड़ा जो है, जो फैक्ट है हिडन है, ठीक है। आगे देखिए, जो टेस्टिस है, टेस्टिस की साइज क्या होती है, ओवल होती है, स्मूथ एंड पिंकिश इन कलर होता है। यह ओवल, स्मूथ एंड पिंकिश, ओवल होता है अंडाकार होता है, और स्मूथ मुलायम होता है, और साथ साथ पिंकिश हल्के गुलाबी रंग में क्या होता है, ये जो है इसका कलर होता है। इस टेस्टिस की जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। टेस्टिस की लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, इसकी जो विड्थ होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, यानी ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। ये जो टेस्टिस है इसका 2 फंक्शन है, इसको एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन दोनों होता है इसका। क्योंकि इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन के अंतर्गत क्या करता है, यह स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और स्पर्म को बना करके ये इस वास डिफरेंस स्पर्म बनेगा, किसमें, स्पर्म बना करके यहाँ से होते हुए स्पर्म को वास डिफरेंस होते हुए ये क्या करेगा, थ्रू आउट बॉडी के बाहर थ्रू आउट करता है, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत इस टेस्टिस के अंदर जो लेडिक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेल हार्मोन यानी एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस इज नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन्स, जिसमें से एक मेन है टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। इस आधार पे एक एंडोक्राइन नेचर का भी होता है, ठीक। अब आगे ध्यान रखिए, अब इसके आगे की बात अगर हम करें तो इस फिगर को हमें मिटा करके अंदर की बातों को समझाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, आइए पहले हम इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, इसके बाद इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं। इस फिगर को मिटाएंगे, इसकी जगह पर उसको समझाने के लिए अंदर वाले फिगर को बनाएंगे, यानी टेस्टिस के अंदर क्या होता है उसको बनाएंगे। लेकिन एक बार पहले इसको देख लीजिए। तो अंदर देखने से पहले क्या है कि अभी इधर के पॉइंट को हम देखें ही ना, और बन गया है तो क्यों ना देख लें, तो देख ही लेते हैं। ये जो टेस्टिकुलर, ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में हर एक टेस्टिस में 250 250 क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। वृषण टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को आप हिंदी में क्या कहेंगे, ये देखिए, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को वृषण पालिकाएं क्या होते हैं, हर टेस्टिस में 250 वृषण पालिकाएं या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और दोनों टेस्टिस को मिला दें तो क्या होगा, 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या पालिकाएं पाई जाएंगी। बेटा ध्यान रखना।
अब हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या कहेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ लेबलिंग किया गया है क्या? नहीं किया गया है, इसलिए कि अंदर की बात है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? शुक्र नलिका, शुक्र को बनाने वाली नलिका। तो कितने होते हैं? हर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होते हैं? इनर साइड में जर्म सेल होता है और सर्टोली सेल्स होते हैं। टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की शुक्र नलिका के अंदर 2 चीजें होंगी। जर्म सेल होगा, जर्म सेल यानी स्पर्म को बनाने वाली कोशिका, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये नेचर से डिप्लॉयड होती है। इसमें जब रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस डिवीजन होता है तो क्या होते हैं? इससे क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और इसी के साथ साथ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होते हैं? सर्टोली सेल्स भी होते हैं। सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ये सर्टोली सेल्स इस बने हुए स्पर्म और जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, यानी ये नर्सर होते हैं, नर्सिंग का काम करते हैं, जो को पोषण को प्रदान करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी फिगर के द्वारा बना के एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे आप क्लियर हो जाइए। तो जो आउटर साइड होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर क्या होते हैं? ये इंटरस्टिशियल स्पेस होता है और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। ये जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं उनको इसको लेडिक महोदय ने खोजा, इसलिए अपने नाम के आधार पर उन्होंने इनका नाम लेडिक सेल रख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे सर्टोली सेल को सर्टोली ने खोजा, इसलिए नाम सर्टोली का सेल रख दिया। तो ये जो लेडिक सेल्स होते हैं, ये लेडिक सेल्स बड़े काम के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, ये टेस्टिकल से सिक्रेट होने वाले हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, और वो हार्मोन मेल नेचर का होता है और वो एंड्रोजन होता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन मेन होता है। यहाँ आपने देखा ना एंडोक्राइन फंक्शन, तो एंडोक्राइन फंक्शन इसका जो है वो इसी लेडिक सेल के कारण होता है, जो एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन का सिक्रेशन करता है। इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या होता है? बहुत सारे ब्लड रेड आर्टरीज और जो वेंस होती हैं उनके जो है क्या होते हैं? उनका नेटवर्क होता है, जो इनको इस पूरे सिस्टम को जो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे इसकी विएबिलिटी मेंटेन बनी रहे और ये अपना फंक्शन करता रहे। ठीक है, अब इतना जानने के बाद अब जरा आइए देखते हैं इस पूरे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज द एसेसरी ऑर्गन, सपोर्टिंग ऑर्गन्स दैट सपोर्ट्स इन द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस के कार्य में सहायता करे। टेस्टिस का काम किस लिए है उसको रिस्पॉन्ड करे। कुल मिला के कह दिया जाए कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो होते हैं जो बने हुए स्पर्म को उसके डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचाते हैं, पहुंचाने में मदद करते हैं और बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। अब आप क्या कहेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? आप खुद महसूस कीजिए, जब आप चाइल्ड थे, चाइल्ड के बाद जब आप पबर्टी कंडीशन में आए, यंग अवस्था में आए, तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजिंग हुआ? वॉइस चेंज हुआ, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हुए। तो ये सारे फंक्शन क्या होते हैं? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो होता है जो मेल को मेल जैसा बना देता है और देखने में भी समझ जाते हैं वो मेल है, सब ध्यान दीजिए, और फीमेल को फीमेल बना देता है। फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा वो फीमेल के जो सपोर्टिंग ऑर्गन होंगे वो सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो उसको प्रोवाइड करेंगे। आपने महसूस किया होगा किसी बच्ची को, किसी 10-11 साल की बच्ची या बच्चे को कपड़े पहनाने से, कपड़े अलग अलग पहना दें, मेल को फीमेल वाला, फीमेल को मेल वाले अगर क्लॉथ पहना दें तो आप बाहर से पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन वही पबर्टी क्रॉस करने के बाद कितने भी कपड़े पहना दीजिए, फिजिकली मॉर्फोलॉजिकली बाहर से आप उसको जो आइडेंटिफाई कर लेंगे, यस ये लड़का है लड़की है, आवाज़ से पहचान लेंगे, आवाज़ से पहचान लेंगे, क्योंकि आवाज़ जो मेल होगा उसका क्या हो जाएगा? उसकी पिच लो हो जाएगी, उसकी आवाज़ मोटी हो जाएगी, और फीमेल की पिच
हाई हो जाएगी, उसकी आवाज़ और सुरीली पतली हो जाएगी। ये जो शोल्डर है ये जो डेवलप कर जाएगा, ब्रेस्ट जो है डेवलप कर जाता है। ये पेल्विक रीजन भी जो है क्या होता है, फीमेल में ब्रॉड हो जाता है, मेल में जो है उसी कंडीशन बना रहता है। ये सारे चेंजिंग उसमें आते हैं। तो मेल की हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि मेल में सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव आर्गन कौन कौन होते हैं। तो आर्गन में बेटा 3 होगा। एक होगा एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स माने सहायक नलिकाएं, और इसके बाद ग्लैंड्स, इसके बाद एक्सटर्नल जेनेटिलिया या बाह्य जननांग। तो ये जो एसेसरी डक्ट्स है, सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाओं में रेटेड टेस्टिस है। अभी अगला फिगर बनेगा तो आप क्लियर होगा। रेटेड टेस्टिस है विषण जालिका जिसको कहते हैं। वास इफ्रेंसिया, रेटेड टेस्टिस आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे रेटेड टेस्टिस मिलेगा। वास इफ्रेंसिया, यहाँ से पतली पतली नलिकाएं जो जाकर के यहाँ मिल रही हैं, इसमें आकर जुड़ रही हैं, वो क्या है, वो वास इफ्रेंसिया या शुक्रवाहिका है। इपीडाइडमिस, ये पूरा पोर्शन जो है इपीडाइडमिस है या अधिवृषण है। और वास डिफरेंस, ये सभी नलिकाएं आगे की जिस कॉमन नली में खुल रही हैं वो वास डिफरेंस या शुक्रवाहक होता है। ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कुछ ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स में देखिए ये सेमाइनल वेस्कल संख्या में 2, सेमाइनल वेस्कल नंबर में कितने होते हैं, 2 इन नंबर्स। प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर 1 ही संख्या में, नंबर 1 इन नंबर। बल्बो यूरेथ्रल 2 इन नंबर्स, संख्या में ये 2 होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हुए, ये ग्लैंड्स हो गए। ठीक। अब इसके बाद एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया में ये आपका जो है ये आता है, पूरा का पूरा केवल पेनिस या शिश्न आता है। इसके 3 भाग होते हैं। ये मेन पोर्शन, ये जो है ये सॉफ्ट है, ये ग्लांस है, और इसके ऊपर जो स्किन लगी हुई है ये जो है फोर स्किन या अग्रच्छद है। ठीक है। तो इसके बाद बेटा यहीं पे भी जान लीजिए ग्लैंड्स, ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं, ग्लैंड्स सीक्रेट्स सेमाइनल प्लाज्म कंटेनिंग फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड एंजाइम। ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ध्यान, ग्लैंड्स में ये भी और ये जो तीनों ग्लैंड हैं, इसमें क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, लेकिन आगे चल के हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ओवरऑल जान लीजिए ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स एक प्रकार के प्लाज्मा का सिक्रेशन करते हैं, और उस प्लाज्मा में फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम भरपूर मात्रा में होते हैं। ठीक। अब सीमन और स्पर्म में क्या अंतर है ये भी जान लीजिए। ध्यान रखिएगा, टेस्टिस से जो स्पर्म बने वो केवल स्पर्म होते हैं। जब ये स्पर्म यहाँ आकर के इसमें सेमाइनल फ्लूइड यानी सेमाइनल वेस्कल में बनने स्टोर जो फ्लूइड है वो प्रोस्टेट के द्वारा बनाया गया, प्रोस्टेट के द्वारा बनाया गया वह प्लाज्मा जो सेमाइनल वेस्कल में जाके कलेक्ट होता है, वो जब इससे मिल जाता है और साथ बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला जूस, इसका फंक्शन तो अलग है कि और क्या करता है, ये यूरेथ्रा के मीडियम को, इसकी पीएच को चेंज करता है। तो इसमें बनने वाला जो प्लाज्मा है जो यहाँ इकट्ठा हुआ था, वो जब स्पर्म से मिल जाता है तो वही क्या होता है, सीमन बन जाता है। तो कहने का मतलब सीमन क्या है, जिसे आप वीर्य कहते हैं। वीर्य जो है स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा का मिश्रण होता है। ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इतना देखने के बाद अब हम पेज चेंज करेंगे। ठीक है। तो पेज चेंज करने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें हम इस फिगर को मिटाएंगे, यहां तक मिटाएंगे। मिटा करके उस पोर्शन को, इस पोर्शन को डिटेल में शो करने के लिए एक दूसरा फिगर बनाएंगे और बनाते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे। और इसके लिए आप इतना जो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हमें आगे समझने में असुविधा न हो। थैंक यू, डू इट। थैंक यू। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम आपके साथ उपस्थित हैं सेकंड पेज के साथ। ठीक है। ये सेकंड पेज देखिए, फिगर क्या से क्या हो गया, अभी क्या था अभी क्या हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस सेकंड पेज के द्वारा हम लोग जो है ये सारी चीज़ों का स्टडी कर लेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है और जिसे हम उस पेज में नहीं देख पाए थे। तो ध्यान दीजिए, टेस्टिस, ये देखिए, ये आपका जो ये पोर्शन ये टेस्टिस है। इस टेस्टिस का हमने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन अनुलंब काट ले लिया, जिसकी वजह से इसके अंदर के सारे कंपोनेंट्स हमको मालूम हो सके। तो ध्यान रखिए, ये टेस्टिस है। टेस्टिस में इस प्रकार से जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर के, ये क्या हुआ, ये लोब्यूल्स हैं। ये क्या है, ये लोब्यूल्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल्स, जो लोब पिंड उपस्थित हैं, जो कक्ष उपस्थित हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ये ग्रीन वाले।
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस एक टेस्टिस में हमने आपको केवल 3 लोब्यूल दिखाया है, जबकि रिकॉर्ड क्या बता रहा है कि एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस हर एक टेस्टिस में आपसे कहा गया, उस पर लिखा गया है कि हर लोब्यूल में 1 से 3, 1, 2, 3, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ये देखिएगा, ये जो ब्लू कलर के ये जो चैम्बर या ये दिख रहे हैं ट्यूब्स, ये क्या है? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ये इनकी संख्या 1 से 3 तक होती है, ये आप जान चुके हैं। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ये जो रेड कलर की लाइनिंग दिखाई पड़ रही है, ये जर्म सेल्स की हैं। ये जर्म सेल की हैं। ये सभी जर्म सेल्स क्या हैं? डिप्लॉयड हैं। इसी में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, रिडक्शन डिवीजन होगा और एक जर्म सेल 4 स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इस जर्म सेल में कहीं कहीं पे ये रेड कलर के जर्म या क्या है, स्पर्मेटोजोआ यहाँ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्पर्म फॉर्म में ये बन गया है, ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको क्या बताया गया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनर पोर्शन में, इनर पोर्शन माने इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमको क्या दिखाई पड़ता है? 2 चीज दिखाई पड़ता है। एक तो जर्म सेल दिखाई पड़ते हैं, ऊपर लिखा भी गया है स्पर्मेटोगोनिया, ये जर्म सेल्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पे स्पर्म बन चुका है, यहाँ पे स्पर्म बन गया है, यहाँ पे बाकी ये स्पर्मेटोगोनिया ये हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं? इसके अलावा दूसरा क्या होता है, इसमें सर्टोली सेल्स भी होते हैं। ये जो ब्लू कलर के यहाँ डॉट दिख रहे हैं, ये ब्लू कलर के डॉट्स क्या हैं? ये ही सर्टोली सेल्स हैं। ये सब क्या हैं? ये सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली सेल्स काम क्या करते हैं? ये इस स्पर्मेटो जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देते हैं और साथ साथ ये जो स्पर्म यहाँ बन गया है, इस स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इनर पोर्शन हो गया किसका? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वाला पोर्शन। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर के बाद ये जो बाहर वाला पोर्शन है, कौन? ये बाहर का पोर्शन। इसके बाहर क्या है? इसके बाहर क्या है? यही होगा ना, लोब्यूल के अंदर ही बाहर वाला पोर्शन। तो बाहर वाले पोर्शन में आपको क्या दिखाई पड़ेंगे? बाहर वाले पोर्शन में आपको लेडिक सेल्स दिखाई पड़ेंगे और ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर क्या है? ये लेडिक सेल्स, यहाँ पर ये लेडिक सेल्स आपको जो है दिखाई पड़ रहे हैं। ये लेडिक सेल्स हैं जो यहाँ पे क्या है? बाहर साइड में, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर ये लेडिक सेल्स हैं जो क्या करते हैं? ये क्या करेंगे? ये इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स क्या करते हैं? ये जो है एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। इसी हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से क्या होता है? ये जो जर्म सेल्स हैं स्टिमुलेट होते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ेगा? यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स, ब्लड आर्टरी और ब्लड के वेसल्स दिखाई पड़ेंगे। आर्टरी और ब्लड के वेसल्स यहाँ पर आपको प्रेजेंट मिलेंगे, जो इस टिश्यू को क्या करते हैं? लोब्यूल के अंदर जो भी टिश्यू है उसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। ये फंक्शन होता है। इसके अलावा ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है। किसका? टेस्टिस का। इसमें भी क्या होते हैं? इसमें भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और ये इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अब बेटा ध्यान रखना, अब यहाँ से जो एक एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो कॉमन डक्ट बाहर निकली है, आगे जाकर के छोटे छोटे कैपिलरी में डिवाइड हो गया है। ये छोटे कैपिलरीज आप क्या देख रहे हैं? ये एक तरह से मिलके क्या बना रहे हैं? एक प्रकार से नेटवर्क बना रहे हैं। यही नेटवर्क ही, ये जो नेटवर्क देख रहे हैं, यही नेटवर्क ही क्या है? यही नेटवर्क ही रेटे टेस्टिस है। क्या है? रेटे टेस्टिस है, यानी रेटे टेस्टिस। आप देखिए रेटे टेस्टिस वृषण जालिका। ठीक है, अब ये जो रेटे टेस्टिस हैं, ये आगे जाकर के एक कॉमन डक्ट में खुल रहे हैं। ये देखिए, ये इसमें मेजर डक्ट में। तो ये जो क्या है? ये जो कॉमन डक्ट ये जो बन रही है, ये जो कॉमन डक्ट है, यही है वास इफ्रेंसिया। ये है, ये वास इफ्रेंसिया शुक्रवाहिकाएं ये हैं। और ये सभी शुक्रवाहिकाएं अपने अपने जो स्पर्म को ये कैरी कर रही हैं, ये स्पर्म्स को ले जाकर के एक मेन डक्ट में छोड़ देती हैं।
तो ये जो मेन डक्ट है, ब्लू कलर वाला जो भाग देख रहे हैं, यही है अधिवृषण या एपिडाइडमिस। ठीक है, तो ये एपिडाइडमिस हुआ। अब ये एपिडाइडमिस क्या करता है, एक कॉमन डक्ट के द्वारा आगे बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, इसको कहते हैं वास डिफरेंस। इसको क्या कहेंगे, ये वास डिफरेंस है। तो ये वाला पोर्शन ये वास डिफरेंस है, जो आगे जाकर के यूरेटर के ऊपर से है, यूरेटर के ऊपर से क्या करता है, फिर पहले ऊपर जाएगा, असेंड करेगा, यूरेटर के ऊपर से फिर नीचे डिसेंड कर जाता है। तो डिसेंड करने के बाद ये क्या हुआ, ये आपका जो है ये वास डिफरेंस है। आगे आपको बताया गया था, आगे चल के जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नज़दीक पहुंचता है तो थोड़ा स्वेल्ड अप हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, तो फूलने की वजह से, फूलने के बाद क्या होता है, अब यहाँ कंडीशन क्लियर देख लीजिए। फूलने के बाद क्या होता है, इसी से ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ही ये क्या कर रहा है, ये आगे जाके इससे आकर के प्रोस्टेट ग्लैंड में जो भी मटेरियल बन रहे हैं वो सब जाकर के सेमाइनल वेस्कल में कलेक्ट हो रहे हैं। एक वास डिफरेंस से एक ही सेमाइनल वेस्कल कनेक्ट होगा, दो सेमाइनल वेस्कल में जाकर के कलेक्ट होते रहते हैं। और जब वास डिफरेंस से स्पर्म यहाँ आता है तो यहीं इसी जंक्शन पॉइंट पर क्या होता है, ये सेमाइनल वेस्कल इस स्पर्म से फ्यूज करता है, मिक्स होता है, और जा करके ये स्पर्म अब यहाँ पर जो है सीमन में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो डक्ट है ना, ये इजेकुलेटरी डक्ट कहलाती है। और जब स्पर्म को थ्रू आउट करना होता है तो यहाँ से फोर्सली क्या होता है, ये इजेकुलेटरी डक्ट क्या करता है कि इस सेमाइनल फ्लूइड को यहाँ पर फ्लो करता है, यहाँ से सेमन से मिक्सअप होता है और फोर्सली ये क्या होता है, यूरेथ्रा के द्वारा होकर के बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकल कहाँ जाएगा, ये बाहर निकल के जाकर के जो फीमेल का जो जेनिटल ट्रैक्ट है वो उसके यूटरस के माउथ पर यानी ओस पर ये जाकर के थ्रू आउट किया जाता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, इसी समय इस जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है इसका बहुत ग्रेट फंक्शन होता है। एक्चुअली क्या होता है कि यूरिन के पास करते करते इस यूरेथ्रा का जो मीडियम होता है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये काउपर्स ग्लैंड सीमन को आने से पहले इस मीडियम को क्या करता है, इसके पीएच को नॉर्मलाइज कर देता है, यानी ये क्षारीय नेचर का होता है, इसको आकर इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके बाद अब जब सीमन यहाँ से थ्रू आउट होगा, बाहर इजेक्ट किया जाएगा, तो वो जो है उसकी विएबिलिटी बनी रह जाती है, उसकी जीवन वो एलाइव बना रह जाता है, मरता नहीं है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर शार्ट फॉर्म में पूरे स्ट्रक्चर को जो है दे दिया गया। वैसे ये तो आपका होमवर्क था कि आप इसको जो है लेवल करें, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं शार्ट फॉर्म में इसको जो है यहाँ पर आपको बता दिया हूँ। तो ये बेटा ये आपका टेस्टिस है, ठीक ना, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है जो कि टेस्टिस के लोब्यूल को क्या करता है, मेंटेन करता है। और ये जो ग्रीन कलर के जो लोब्स हैं जिनकी संख्या एक टेस्टिस में 250 होता है, इसको टेस्टिकुलर लॉक्यूल कहते हैं। टेस्टिकुलर लॉक्यूल के अंदर क्या होते हैं, इनर पोर्शन क्या होता है, वो इनर पोर्शन में हमको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिखेंगे। ये जो ब्लू कलर के जो चैम्बर दिख रहे हैं, ये ट्यूब्स, यही क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जिनकी संख्या 1, 2 या 3 तक होती है, 1 से 3 तक होती है। और इसके बाद ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इसके अंदर ये जो रेड कलर की लाइनिंग देख रहे हैं, ये आपका क्या है, यही आपका जो है जर्मिनल एपिथेलियल लेयर है। और यहाँ से इसके अंदर आपको ब्लू कलर के क्या दिख रहे हैं, ये ब्लू कलर के यहाँ कहाँ दिख रहा है, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये क्या है, ये सर्टोली सेल्स हैं जो ब्लू कलर के हैं। सर्टोली महोदय ने इनकी खोज की, इसलिए अपने नाम के आधार पर इन्होंने इसका नाम सर्टोली सेल रख दिया। और इसके बाहर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है लॉक्यूल का, वो इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में हमको दो चीजें दिखाई पड़ती हैं, जैसा हम लोग अभी पहले यहाँ देख चुके हैं। क्या होता है, लेडिक सेल्स। तो ये जो देख रहे हैं ये लेडिक सेल्स हैं, और यहाँ पे ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला पोर्शन जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये जो नेटवर्क बन रहा है, जो पहला जो नेटवर्क बना, ये रेट्रोटेस्टिस है जिसे वृषणजालिका कहते हैं। इसके बाद ये आगे जाकर के और छोटे छोटे मेनी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको वास एफरेंसिया कहते हैं। यहाँ से सीमन क्या करता है, होते हुए ये आकर के एक कॉमन ह्यूज डक्ट में जो है क्या होता है, वो खुलता है।
और यहाँ पे आकर के बहुत सारे स्पर्म क्या होते हैं, यहाँ पर वो पड़े रहते हैं। तो ये इविडाइडमिस है या अधिवेशन है। यहाँ से क्या करता है, आगे वास डिफरेंस होता हुआ आकर के क्या आएगा, यहाँ पर इस जंक्शन पॉइंट पर आके किससे मिलेगा, सेमेनल वेस्कल के फ्लूइड से, और सीमन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट ये है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये लोब, ये जो पेनिस का सेप्ट है, पेनिस के सेप्ट के दोनों तरफ क्या है, दो लोब हैं। इसको इरेक्टाइल मसल बोलते हैं। इरेक्टाइल मसल में क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज बहुत अधिक संख्या में होती हैं, और जब उसमें ब्लड की फीलिंग होती है तो इसके बाद क्या होता है, इसमें इरेक्शन जनरेट होता है, ये टाइट होता है और इरेक्शन जनरेट होता है। हम ये पूछते हैं कि नेचर, या कभी कभी एनसीईआरटी में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सेप्ट इन मेल, मेल में इस सेप्ट की क्या जरूरत होती है। तो सीधी सी बात वही है बेटा, जिसकी पहले भी थोड़ा चर्चा कर चुके थे। एक्चुअली क्या है, ये जो सीमन है ना, सीमन में जो स्पर्म पड़ा हुआ है, इसकी वियाबिलिटी बॉडी टेम्परेचर पर मेंटेन रहती है। अगर बॉडी टेम्परेचर से इसको बाहर कर दिया जाए तो इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए नेचर ने ये सेप्ट दिया कि क्या होता है, ये इस सेप्ट की सहायता से मेल अपने बॉडी टेम्परेचर पर मेंटेन इस स्पर्म को फीमेल के बॉडी टेम्परेचर पर उसकी बॉडी के इंटरनल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ले जाकर के क्या करता है, सीमन को ड्रॉप कर देता है, इजेक्ट कर देता है, थ्रू आउट कर देता है, जिससे सीमन का जो है वो टेम्परेचर मेंटेन बना रह जाता है और उसकी वियाबिलिटी भी मेंटेन बनी रह जाती है। तो ये उसका वजह होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब इतना सब कुछ जानने के बाद अब जाकर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में A to Z जाकर के जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है वो क्लियर हुआ। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फंक्शन को उतना ही आपको बताया गया जितना जरूरी था। जब हम इसके गैमेटोजेनेसिस को पढ़ने लगेंगे, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis, तो हम वहाँ पर इनके सारे फंक्शन को और ज़्यादा रिवील करेंगे। और अभी हमको स्ट्रक्चर जानना था, कौन कहाँ क्या कैसे होता है, उसकी क्या पोजीशन होती है, ये हम लोग जान लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, और इसके बाद तब हम लोग इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में oogenesis की प्रोसेस को देखेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज डू द बेस्ट टू बी द बेस्ट, एंड आल्सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर colleagues so that both of you can be benefited with this help. Okay, thank you.